हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। ये लेक्चर आपके लिए गारंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो मेनली फोकस करेंगे हम वो फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल से कंपेयर कराते चलूंगा साथ साथ कि फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स में और फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हम इसकी लिमिट के बारे में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की, कैसे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा आपको। जो इस वीडियो में मेनली फोकस करेंगे हम डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और उसकी लिमिट के बारे में बात करेंगे, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, डोमेन के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स है उसकी लिमिट को चेक करना का ग्राफिकल अप्रोच क्या है हमारे पास और उसकी डोमेन जो है जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं वहां पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसमें हम स्क्वायर नेबरहुड और सर्कल नेबरहुड के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फंक्शंस ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास है फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से। आपका CSIR नेट ले लें, आप NBHM ले लें, आप IIT JEM ले लें, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये। MSc मैथ्स के लिए और भी जितने लाइक एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है ये। और ग्रेजुएशन के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एक्चुअली वो है क्या उसको हम नहीं जान पाते। तो मैं इस लेक्चर में आपको ये सब बताने की कोशिश करूंगा कि फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स की हमें नीड क्या पड़ी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल के बारे में बात। डियर फ्रेंड्स, सपोज करो आपके पास कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है कोई आपके पास स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होगा आपका, कोई भी साइड होगी इसकी, सपोज करो ये ए यूनिट साइड है इसकी। तो डिस्टेंस अगर मैं कह दूं आपको कि आप इसका एरिया बताएं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सभी को पता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी है इसकी A स्क्वायर। या आप मैं बात करूं अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता तो रेक्टेंगल के एरिया में बात करें, अगर मेरे पास रेक्टेंगल होता एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा डिफरेंस आपका लेंथ इनटू ब्रीथ। मैं लेंथ को सपोज करो x से डिनोट कर रहा हूं, ब्रीथ को मैं सपोज करो y से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं जो मेनली फोकस करूंगा वो बताने की कोशिश करूंगा आपको कि फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की हमें नीड क्या पड़ेगी स्टूडेंट्स। सपोज करो आपसे कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल से मीनिंग क्या, आपको कोई भी रेक्टेंगल दे दिया, उसकी लेंथ दे दी, सपोज करो फर्स्ट केस में आपको उसकी लेंथ दे दी उसने 5 सेंटीमीटर और उसकी जो ब्रीथ है वो आपको दे दी सपोज करो 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की। तो अगर उसका आपसे एरिया पूछा जाए तो आप एरिया उसका बता देंगे 5 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। या आप उसका क्या बता देंगे, एरिया बता देंगे रेक्टेंगल का। डियर फ्रेंड्स, आप देखें यहाँ पे कि जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है अगर उसको एज अ वेरिएबल दूं मैं एक, तो ये एक सिंगल आपकी ऑलवेज जो है यूनिक क्वांटिटी आएगी। ये क्या आएगी आपकी ऑलवेज एक यूनिक क्वांटिटी, यूनिक क्वांटिटी। ये ऑलवेज आपकी एक यूनिक क्वांटिटी आने वाली है हर केस में। सपोज करो आपने 5 और 4 लिया लेंथ और ब्रीथ, तो आपका जो यूनिक क्वांटिटी है वो क्या आ रहा है डिफरेंस 20 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, 20 आंसर आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। सपोज करो आपने 6 एंड 4 लिया तो उसके लिए भी आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, एक यूनिक आंसर मिलेगा।
और यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स है डियर स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल, अब जो एरिया है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल कैसा भी हो सकता है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसकी ब्रीथ कुछ भी हो सकती है। तो वी आर द इंडिपेंडेंट फॉर चूजिंग लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे ऐसा रूल फॉलो हो रहा है कि हम जो भी रेक्टेंगल ले रहे हैं उसकी जो लेंथ है, उसकी ब्रीथ है, वो इंडिपेंडेंट है, हम उसको कुछ भी ले सकते हैं। तो आप अगर बात करें तो ये x और y जो है डिफरेंट कंडीशंस में वेरी हो रहे हैं, तो मैंने इनको वेरिएबल्स कहा। तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कौन वेरिएबल डिपेंड करता है, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड है, वो x और y पे। सो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं अब फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की, तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको एज अ फंक्शन कंसीडर कर सकता हूं, इसको, ठीक है, इसको मैं एज अ फंक्शन कंसीडर कर सकता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एक फंक्शंस की तरह काम, फंक्शन की तरह काम कर रहा है। फंक्शन भी कैसा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की तरह काम कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल हैं, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी, वो क्या क्या है, x और y है, वो इंडिपेंडेंट होती है हमेशा। और जो आपका यूनिक क्वांटिटी है ये हमेशा डिपेंड किस पे करता है, आपका x और y पे, ये यूनिक क्वांटिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर मैं बात करूं टू वेरिएबल से ज्यादा वाले फंक्शन के बारे में बात, तो उसकी नीड क्या पड़ी। सपोज करो आपके पास कोई आपको दे दे, कोई रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड दे दे आपको, सपोज करो, और वो कहते हैं कि आप उसका वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड पोजिशंस आपको ये देते कि आप वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड आपने फाइंड करना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड निकालने के लिए आपके पास क्या क्या नीड पड़ेगी। आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड फाइंड करने के लिए आपको लेंथ की नीड पड़ेगी, ब्रीथ की नीड पड़ेगी और हाइट की नीड पड़ेगी। तो इट मीन्स मैंने सपोज किया जो लेंथ है वो x है, ब्रीथ मैंने सपोज किया y है, और जो आपकी हाइट है वो सपोज किया मैंने z है। अब डिफरेंस अगर मैं इसको एज अ फंक्शन कंसीडर करने की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। तो आपको हर केस में क्या होगा, लेंथ भी गिवन होगा, ब्रीथ भी गिवन होगा और हाइट भी गिवन होगा। तो डिफरेंट केसेस में आपको क्या मिलने वाला है, ये तो हमें कंफर्म है कि 3 नंबर आप कोई भी ले लें, जो उनकी प्रोडक्ट है आंसर क्या आएगा, यूनिक आएगा। मीन्स जो इनका आंसर आने वाला है वो एक यूनिक क्वांटिटी आएगा। उस यूनिक क्वांटिटी को हम वॉल्यूम कहेंगे यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, देखो कितने वेरिएबल्स हो गए आपके, x y z, क्योंकि ये हर बार वेरी करेंगे, कोई भी केस ले सकता है। x y की z के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं और ये वॉल्यूम जो है उन पे डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है, अगर मैं इसको एज अ फंक्शन बात करूं अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे ये फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स होगा। तो सिमिलर वे में हमारे पास जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऐसे, तो आपके पास जो फंक्शंस का टॉपिक है मोर देन 2 वेरिएबल्स पे ये आपका एक्सपांड हो जाता है। तो मैं बात करूंगा आपकी फंक्शन की नीड, मैंने बताई आपको कि क्या नीड पड़ी डियर फ्रेंड्स। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन के अगर बारे में बात करें हम, तो वो कहता है कि अगर मैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के बारे में बताऊं आपको यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, तो वो कहता है कि डियर फ्रेंड्स एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, एनी यूनिक क्वांटिटी, ठीक है, एनी या फिर क्वांटिटी कह लें आप, एनी क्वांटिटी जेड, कोई भी क्वांटिटी डियर फ्रेंड्स जेड जिसको मैंने नाम दिया है, जो एक्स वाई पे डिपेंड है, एक्स वाई, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एनी क्वांटिटी जेड डिपेंड ऑन एक्स वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कहें आप, gives unique value for each and every value of x and y, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जहां पे मैं यहाँ पे एक्स वाई को अगर डिस्कस कर दूं, तो जो एक्स वाई है डियर फ्रेंड्स वो आपके रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अभी हम फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे
ऑन रियल सेट, ठीक है। तो अगर ये क्या कहता है कि कोई भी क्वांटिटी जो जेड है जो डिपेंड है एक्स वाई पे, वो आपको यूनिक वैल्यू देगी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी आप एक्स वाई की वैल्यू देंगे, हर वैल्यू के लिए आपको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। उस यूनिक वैल्यू को क्या नाम दिया आपने, जेड नाम दिया है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और कि जो जेड है आपका इज इक्वल टू क्या होगा, आप कैसे लिख दो आप, 5xy, ठीक है। ये क्या है कि फाइव जो है यहाँ पे एक फंक्शन है, किन किन वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में। एक्स वाई वेरिएबल दोनों कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे आपका। और जेड ऑलवेज क्या वैल्यू प्रोवाइड कराएगा आपको, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कराएगा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ऐसा है एक्चुअल में, तो हम कहते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो जेड है वो एक फंक्शन है आपका इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन के बारे में, तो डियर फ्रेंड्स देखो, डोमेन क्या होगी, जो भी फंक्शन है आपका फाई, एक डोमेन होगी आपकी और एक कोडोमेन होती है आपकी। जो डोमेन है डियर फ्रेंड्स वो कोई भी सबसेट हो सकती है आपका आर स्केयर का। आर स्केयर के बारे में बात करेंगे क्या होगा, और जो डियर फ्रेंड्स का आंसर आएगा वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसकी कोडोमेन को रखा रियल, पूरा का पूरा रियल नंबर। अब मैं बात करता हूं कि आर स्केयर की डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं आपके। ऐसे में अगर आर स्केयर की डेफिनेशन दूं आपको कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आर। ये दोनों के दोनों कहां होंगे, आपके आर में बिलोंग करेंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो जो आर स्केयर में होंगे डियर फ्रेंड्स वो इस टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद इटसेल्फ। तो डियर फ्रेंड्स मेरा जो मेनली फोकस है आपका यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन पे है। तो डियर फ्रेंड्स जो ये वाली थिंग है, ये वाली, ये इसको क्या कहते हैं आप, फंक्शन की डोमेन कहते हैं, और इसको आप फंक्शन की कोडोमेन बोलते हैं। तो फंक्शन की डोमेन का क्या इंपॉर्टेंस है और फंक्शन की कोडोमेन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन से मतलब वो कहता है कि ऐसे अगर हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करें, वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है। तो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करें तो वो ये कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, दिस साइड डोमेन, तो इसको बाद में कहा। अगर आपके पास क्या है, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एस देयर कोरस्पॉन्ड्स अ यूनिक, देयर कोरस्पॉन्ड्स अ यूनिक वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर आर। ऐसे केस में फाई को हम फंक्शन बोल देंगे, एस को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन बोल देंगे, और आर को हम कोडोमेन ऑफ द फंक्शन फाई बोल देंगे। तो ये तो हुई डोमेन और कोडोमेन की बात। अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करूं अब इसको, ठीक है, यूनिक क्वांटिटी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन की तरह कैसे वर्क कर रहे हैं। आप देखो रियल तो आपका जो ये ऑर्डर्ड पेयर है डियर फ्रेंड्स, तो आप लेंथ और ब्रीथ लेने में इंडिपेंडेंट है, उसको कुछ भी ले सकते हैं आप। सपोज कि आपने फर्स्ट टाइम लेंथ को 2 लिया और ब्रीथ को आपने 5 लिया, फिर 1 लिया, ये 3 ले लिया, तो अप टू सो ऑन यहाँ पे आप इनफाइनाइटली मैनी आप नंबर्स जो है यहाँ पे ऐसे चूज कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है कि हर पेयर के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, एक यूनिक आंसर मिलना चाहिए। अब आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो अगर रेक्टेंगल का लेंथ 2 है, ब्रीथ 5 है, तो इस केस में डियर फ्रेंड्स जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो फिक्स है कि क्या होगा, 10 होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ जो 2, 5 है वो किसके साथ एसोसिएट हो गया, वो 10 के साथ एसोसिएट होगा। अगर मैं 1, 3 की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, x इंटू वाई, ये तो हमें पता है। तो x यहाँ पे 1 है और y यहाँ पे 1 है, तो ये किससे रिलेट होगा, 3 से रिलेट होगा। तो मैं इसके बारे में बात करूं तो ये इसको मैं ऐसे मान लेता हूं, जो कि सबसेट है आर स्केयर का, जहां पे इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं आपके, और जो ये वाला सेट है आपका, ये आपका कोई भी पूरा का पूरा रियल नंबर है आपका। यहाँ पे सभी के सभी मैंने रियल नंबर ले लिए हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले ले, आंसर जो है कंफर्म 2 रियल नंबर्स की प्रोडक्ट जो है डियर फ्रेंड्स वो ऑलवेज क्या आती है, एक रियल नंबर ही आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल वे में
जो कोडोमेन को लिया है वो पूरा का पूरा रियल नंबर लिया है। अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दूं, सपोज करो मैं यहाँ पे ये डाल दूं कि जो 5 है मेरा वो एस सबसेट ऑफ, अभी देखना आप डिफरेंस क्या होगा, एस फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू, सपोज करो मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि कोडोमेन मैंने इसकी सेट ऑफ इंटीजर ले ली, तो उस केस में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, देखो उस केस में अगर मैं -1 और 3 ले लेता हूं तो आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो तो क्या होगा, वैसे हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो माइनस में नहीं होगा, कोई भी एरिया वॉल्यूम इनमें माइनस हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगर जनरली हम फंक्शन के बारे में बात करें कि अगर मैं डोमेन को एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर ले रहा हूं और को डोमेन को जेड ले रहा हूं, तो क्या ये फाई जो है मेरा एक फंक्शन फॉर्म करेगा या नहीं। तो इस केस में देखो -1 × 3, सपोज करो आपका जो फंक्शन है वो एक ऐसे डिफाइन है कि फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सपोज करो ये आपका एक फंक्शन, अभी हम चेक कर रहे हैं ये होगा या नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यही फंक्शन है, भाई फंक्शन के लिए एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर रूल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए तभी आप इसको फंक्शन कह सकते हैं। तो इस केस में देखो आप इसको फंक्शन कह सकते हैं, पहले ये बात करते हैं। तो -1 × 3 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, -1 × 3 क्या होगा आपका -3 हो गया, जो कि आपका -3 आपका जेड से है। ठीक है, यहां तक हम ठीक हैं। अगर सपोज करो डिस्टेंस में ऐसे ले लूं कि सपोज करो मैंने ये √2 लिया और ये आपका 3 लिया, तो देखो √2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। अब जो इनका प्रोडक्ट आएगा डिस्टेंस वो क्या आने वाला है, 3 √2 आएगा। और सही सभी को पता होता है डिस्टेंस को 3 √2 है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। जब ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है तो ये देखो क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी क्वांटिटी जेड जो है वो कोई भी क्वांटिटी वो यूनिक वैल्यू दे आपकी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्या कि जो √2 3 है इसका इस रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर क्या आ रहा है, 3 √2 आ रहा है। अगर मैं कोडोमेन यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये यूनिक वैल्यू तो प्रोवाइड कर रही है, बट वो यूनिक वैल्यू जो है आपकी हमारी जो कोडोमेन है वहां से बिलोंग नहीं कर रही है। तो अगर ये यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इट मीन्स मैं इस केस में इसको फंक्शन नहीं बुलाऊंगा, इसको मैं फंक्शन नहीं कह सकता डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन मतलब क्या होती है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि फंक्शन की रेंज क्या होती है डियर फ्रेंड्स। रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसी को, अब ध्यान रखना है आपने, मेरे हर वर्ड पे ध्यान देना है। अब मैं अगर इसी को एज ए फंक्शन कंसीडर कर लूं, यही सपोज करो, और आपसे कोई पूछ ले कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, डियर स्टूडेंट्स रेंज क्या होगी, रेंज वो होगी फंक्शन के पॉसिबल आंसर्स जो होंगे, फंक्शन जो भी है वो पॉसिबल आंसर्स देगा, जो भी वो आंसर दे रहा है, जैसे 10 दे रहा है, 3 दे रहा है, -3 दे रहा है, 3 √2 दे रहा है, तो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो डिफरेंट आंसर देगा। जितने भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं अगर उनको एक सेट में डाल दिया जाए तो वो सेट पर्टिकुलर हम कह देते हैं कि वो रेंज होगा आपका फंक्शन की। तो जो जनरली देखा जाता है कि जो रेंज होगा वो आपका एक सबसेट होता है आपका कोडोमेन का, मतलब कोडोमेन का या तो सबसेट होगा या वो एग्जैक्टली कोडोमेन होगा, डिपेंड ऑन फंक्शन। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो फंक्शंस की लिमिट के बारे में बात करेंगे। लिमिट के बारे में कैसे बात की जाती है, लिमिट एक्चुअली है क्या। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की तो हमें पता है, लेकिन हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की लिमिट का जो कंपैरिजन है वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल से करेंगे अभी, तो आप देखते रहें। सो डिस्टेंस नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इससे कंफ्यूजन रहती है बड़ी, ये है आपके पास नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। भाई नेबरहुड किसी भी, अब आपने जो नेबरहुड है वो पढ़ी हुई है आपने किसी सिंगल क्वांटिटी, जैसे आप मैं नेबरहुड बात करूं 2 की नेबरहुड क्या होगी, तो हम ये कहते हैं चलिए कि 2 के आसपास के जो पॉइंट्स होंगे वो नेबरहुड होती है। बट एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो नेबरहुड से मतलब आसपास का पड़ोसी, नेबरहुड से तो ये मीनिंग जाता है आपका, बट नेबरहुड एक्चुअल में 2 वेरिएबल्स में कैसे वर्क करती है वो हम बात करेंगे। तो नेबरहुड ध्यान रखना आपने, जो नेबरहुड होगी वो एक सेट होगा आपका और वो किसी पॉइंट का होगा। तो मैं बात करता हूं कि नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट है आपका जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा
रियल आर स्केयर का, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर नेबरहुड में बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं किसी पॉइंट ए बी की नेबरहुड के बारे में बात करूं, जहां पे जो ए बी है वो दोनों के दोनों कैसे हैं डियर फ्रेंड्स, आपके रियल नंबर होने चाहिए, तब हम बात कर रहे हैं। तो ये नेबरहुड क्या होगी, तो इस ऑर्डर्ड पेयर की नेबरहुड क्या होगी, देखो आप इसकी टू टाइप्स की नेबरहुड होती है, टू टाइप्स की नेबरहुड के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं बात करूंगा, क्योंकि ये आपका जो कंसेप्ट है लिमिट का, लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और नहीं करेगी तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए हमें ये मस्ट है कि ये हमें पता होना चाहिए, कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए आपका स्केयर नेबरहुड और आपका कौन से वाला नेबरहुड, आपका सर्कल नेबरहुड क्या होती है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की। तो मैं फर्स्टली बात करता हूँ स्केयर नेबरहुड, मैं एनबीडी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, स्केयर नेबरहुड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जहां पे जो ए और बी है डिफरेंस वो क्या होंगे आपके, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसकी नेबरहुड के बारे में बात करूं डिफरेंस, तो नेबरहुड एक्चुअली होगी क्या, देखो स्केयर नेबरहुड उसने कहा है, तो वो कहता है क्या, अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको इसकी, तो वो कहता है कि कोई भी आपका सब, तो वो ये कहता है कि एनी सेट, सपोज करो मैंने एस कहा कि एनी सेट एस इज कॉल्ड neighborhood of ordered pair AB। आप इस S को नेबरहुड बोल लेंगे AB की, और S को आप पर्टिकुलर यहाँ पे ये ले लीजिए, जो S होना चाहिए वो आपका R स्केयर का कोई भी एक सबसेट होना चाहिए। वो कहता है कि इसको आप नेबरहुड बोल देंगे, और वेयर जो S होगा उसको तो बताया है ना उसने अभी क्या होगा, जो S होगा S की ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करें कि ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर तो इसलिए जाएंगे क्योंकि वो सबसेट होना चाहिए आर स्केयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, उसमें कौन से वाले ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, सच दैट कि वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें पर्टिकुलर कि जो x माइनस ए है वो आपका लेस देन इक्वल टू आपका डेल्टा हो, और जो आपका y माइनस बी है वो भी आपका पर्टिकुलर लेस देन डेल्टा हो। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना डियर फ्रेंड्स, कई ऑथर्स इसको स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा यूज करते हैं, कई ऑथर्स इसको लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो इस सेट को डियर फ्रेंड्स उसने क्या कहा है, नेबरहुड कहा है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी की। अब ये सेट एक्चुअली अगर ग्राफिकली देखेंगे अभी हम कि ये क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा और किस वे में उसने उसको नेबरहुड कहा। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स देखें आप, मॉडुलस जो है यहाँ पे अपने माइंड में ऐसे कंसीडर रखें कि जो मॉडुलस है वो x की और a के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो मॉडुलस है वो y और b के बीच की डिस्टेंस को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसके बारे में अब ग्राफिकली आपको बताऊं, तो सपोज करो डियर फ्रेंड्स, ये सपोज करो मेरे पास कोई भी आपका एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये आपका डियर फ्रेंड्स आपका वाई एक्सिस है। तो उसने कहा कि नेबरहुड किसकी, किसी भी पॉइंट ए बी की। अब भाई नेबरहुड जो है, सपोज करो कोई पॉइंट पड़ा आपके पास 3 2 पड़ा है, 4 5 पड़ा है, तो उसको हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना जानते हैं कि वो एक्चुअली उसकी पोजीशन कहाँ होगी पॉइंट की। तो मैंने सपोज किया यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने सपोज किया वो ए है, ये डिस्टेंस मैंने ए सपोज किया, यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस सपोज किया डिस्टेंस वो बी सपोज किया, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा जो इनको ज्वाइन यहाँ पे होगा, जो एग्जैक्टली इसका पोजीशन होगा मैंने सपोज किया वो यहाँ पे इसका पोजीशन है ए बी, ठीक है डिस्टेंस, वो मैंने पोजीशन सपोज कर लिया इसका कि ये पोजीशन है आपका ए बी। अब नेबरहुड के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि इस नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट जाएंगे, वो सभी पॉइंट जाएंगे जिनका डिस्टेंस ए से या तो किसी डेल्टा से, डेल्टा जो यहाँ पे है, जो डेल्टा मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूं, डेल्टा कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है आर्बिट्रेरीली स्मॉल, ठीक है, आर्बिट्रेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। डेल्टा आपका आर्बिट्रेरी स्मॉल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी डेल्टा आप ले सकते हैं, 0.1 0.2 0.3 एक बार में कोई भी ले सकते हैं। तो नेबरहुड के बारे में बात करते हैं। अब क्या कहता है कि x की और a की डिस्टेंस जो है या तो इस डेल्टा से कम रहेगी या इससे इक्वल रहेगी। अगर कोई वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सभी पॉइंट्स, तो वो उसकी नेबरहुड में जाएंगे। तो अभी देखो नेबरहुड में एक्चुअली है क्या, ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब यहाँ पे भी एक आपका ऑर्डर्ड पेयर है। सपोज करो कोई ऑर्डर्ड पेयर
ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि डिस्टेंस जो है एक्स की ए से लेस देन डेल्टा है, y की भी डिस्टेंस b से लेस देन डेल्टा है। मैंने सपोज कर लिया डिस्टेंस कि जो यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से और जो ये इधर डिस्टेंस है, इधर और इधर डिस्टेंस है, मैंने सपोज कर लिया जो ये वाली डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये वाली, ये इधर डेल्टा है, और जो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैंने वो भी सपोज कर ली, वो भी डेल्टा है। अब बात करते हैं, देखो तो डिस्टेंस जो है कैसे भी हो सकती है। अब देखो और ये डिस्टेंस सपोज कर लिया मैंने। अब जो पॉइंट है वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो है डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। भाई आपका ये पॉइंट क्या पड़ा है, ए बी पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे सपोज करो कोई पॉइंट सपोज कर लिया, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट सपोज कर लिया। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखो आपका कहाँ पड़ा हुआ है, यहीं पड़ा हुआ है। तो इसकी और ए से डिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा से लेस रहेगी कंफर्म। और जो y के डिस्टेंस के बारे में बात करें, y की भी जो b से डिस्टेंस है, ये आपका y पड़ा हुआ है, तो इसकी डिस्टेंस भी b से क्या होगी, आपकी लेस देन डेल्टा होगी, क्योंकि मैंने वो अंदर लिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे जितने पॉइंट्स होंगे, अब मैं अगर वर्टिकली बात करूं तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है मेरी, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है। ऐसे ही मैंने बॉटम में क्या कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने डेल्टा कंसीडर कर ली। तो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये वाली थिंग है आपकी, ये वाली थिंग है वो आपका एक स्केयर फॉर्म कर रही है, स्केयर फॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर मैं ए और बी को सेम मान लूं तो वो एक स्केयर फॉर्म कर रही है। तो इस स्केयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे डिस्टेंस, वो सभी पॉइंट्स ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि जो डिस्टेंस है x की a से या तो डेल्टा होगी या डेल्टा से कम होगी, y की डिस्टेंस b से या तो कम होगी डेल्टा से या डेल्टा के इक्वल होगी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना बना यहाँ पे, 2 डेल्टा बना, क्योंकि इस a b से इधर भी डेल्टा है उधर भी डेल्टा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 2 डेल्टा है। ये भी कितना है मेरा, ये भी 2 डेल्टा है। ये भी कितना है मेरा, ये भी 2 डेल्टा है। ये भी कितना है मेरा, ये भी 2 डेल्टा है। तो डिस्टेंस आई होप आपको ये कुछ कंसेप्ट समझ आया होगा कि जो ए बी की नेबरहुड है वो कोई एक स्केयर है यहाँ पे, और स्केयर भी कैसा है, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूं कि ये पॉइंट जो है इस ए बी की नेबरहुड में होगा या नहीं होगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो डेल्टा से ग्रेटर चली जाएगी, चाहे आप x से डिस्टेंस देख लें इसकी, चाहे आप y से डिस्टेंस देख लें। अब क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ही डेल्टा माना हुआ है, तो ये आउटसाइड चला गया नेबरहुड से, तो इसको हम नेबरहुड में नहीं लेंगे। मींस नेबरहुड में वही पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ग्राफिकली ये जो फॉर्म कर रहा है, ये एक्चुअली ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्केयर फॉर्म कर रहा है। इसलिए हमने इस टाइप का एक्चुअली आप इसको नोट डाउन कर लें इसको, कि जो एक्चुअली इस टाइप का कोई भी आपका एक पर्टिकुलर सेट होगा वो आपका क्या फॉर्म करेगा, एक स्केयर नेबरहुड फॉर्म करेगा। स्केयर नेबरहुड क्यों फॉर्म कर रहा है, मैंने देखा अभी, आपने ग्राफिकली भी चेक किया कि वो एक स्केयर ही फॉर्म कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम सर्कल नेबरहुड की। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो कंसेप्ट आप करेंगे लिमिट का और कंटिन्यूटी का आगे चलकर वीडियोस में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ग्राफिकली भी, और हम जो मैथमेटिकली हम रीजन बताएंगे उसके लिए। नेक्स्ट जो डिस्टेंस मेरे पास टॉपिक है वो है सर्कल नेबरहुड, CIRCLE। भाई सर्कल नेबरहुड का क्या मतलब है, तो ऐसे ही सेम वे में वो डिफाइन करेगा कि कोई भी सेट, एनी सेट एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, सबसेट तो आर स्क्वायर का होना चाहिए, उसको उसने कहा कि इज कॉल्ड, उसको आप सर्कल नेबरहुड बोल देंगे, सर्कल नेबरहुड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, वेयर ए और बी जो है दोनों के दोनों कहां से होने चाहिए, आपके रियल नंबर से होने चाहिए। तो इस टाइप का कोई भी सेट जो है आपका सर्कल नेबरहुड फॉर्म करेगा, बट वो सेट कैसा होना चाहिए बताता है। देखो वेयर जो एस है अगर इस तरीके से दिख रहा है, देखो जाएंगे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही कि एक्स वाई, वो वाले एक्स वाई जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, डिस्टेंस कि जो एक्स वाई का डिस्टेंस है ए बी से, वो क्या होना चाहिए आपका, या तो डेल्टा हो या डेल्टा से लेस हो। डेल्टा वही आपका आर्बिट्रेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर आपका कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या है इसका, ये डेफिनेशन ऐसे दी उसने, इसका क्या मीनिंग है इसके बारे में बात कर लें। इसका मतलब है कि एक्स वाई की ए बी से डिस्टेंस जो है वो या तो डेल्टा होगी या डेल्टा से कम होगी। डेल्टा आपका कोई भी फिक्स पॉजिटिव नंबर हो सकता है बट आर्बिट्रेरी स्मॉल, जैसे 0.1, 0.2, 0.00 कुछ भी आपका हो सकता है। तो ये अब हम ग्राफिकली बात करते हैं इसकी, भाई एक्चुअली ये फॉर्म क्या करता है। देखो
तो आपको पता हो, अब आपको पता लग ही गया कि ये क्या है, ये एक्स वाई की ए बी से डिस्टेंस है। तो हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें अच्छे से किया हुआ है कि मैं अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर इधर ले लूं, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर इधर ले लूं, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर आपने निकालनी है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि भाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये a मान लेता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ। अगर मैं a b के बारे में बात करूँ, डिस्टेंस ऑफ a b, डिस्टेंस बिटवीन a b, तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो इसका आंसर आएगा डिस्टेंस, वो क्या होगी, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो अब मतलब अब हम इसको ग्राफिकली अगर चेक करें, देखो ग्राफिकली हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अब मैं सेम फिक्स करूंगा ए बी, तो क्या है आपका कोई फिक्स पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने ए मान लिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने डिस्टेंस बी मान लिया। तो जो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी कर रहा है। इसके नेबरहुड के बारे में बात करें डिस्टेंस, वो नेबरहुड उसने अब कैसे कही है कि जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे कि एक्स वाई की डिस्टेंस क्या होगी, या तो डेल्टा से कम होगी या डेल्टा के इक्वल होगी। देखो अब भाई मैंने फिक्स कर लिया कि जो ये डिस्टेंस है आपकी, ये डेल्टा पड़ी हुई है। ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने फिक्स कर लिया। ये जो डिस्टेंसेज है मैंने सभी को फिक्स कर लिया कि जो ये डिस्टेंसेज है, डिस्टेंस ये जो डिस्टेंसेज है, ये मैंने पॉइंट से डिनोट किया है। मैंने ये फिक्स कर लिया कि भाई यहां से और यहां तक की डिस्टेंस जो है वो डेल्टा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है, मैंने ये सबको ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने मेजर कर लिया ये, और यहां से ये इसको मेजर किया। भाई ये सभी डिस्टेंसेज क्या है आपकी, ये सभी डिस्टेंस आपके डेल्टा है। मैंने ऐसे सपोज, भाई जो मेरी ड्राइंग है वो वीक है थोड़ी सी, तो इसलिए आप इसको समझें कि ये आपका एग्जैक्टली जो है, क्योंकि डिस्टेंस आपको थोड़ा कम नजर आ रहा हो, कहीं ज्यादा नजर आ रहा हो, तो इस पर आप ध्यान ना दें। भाई इसी पे ध्यान दें कि जो ये डिस्टेंसेज हैं वो आपकी डेल्टा है, वो आपने फिक्स की है कि भाई ये डिस्टेंस भी डेल्टा है, ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक डेल्टा है, यहाँ डेल्टा है। डेल्टा सपोज करो 0.2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जो पॉइंट पड़ा है 0.2, यहाँ से यहाँ तक भी 0.2, यहाँ से यहाँ तक भी 0.2, यहाँ से यहाँ तक भी 0.2। तो डिस्टेंस आपको पता होगा कि सर्कल की डेफिनेशन यही कहती है कि आपका कोई भी अगर फिक्स पॉइंट है और आप कोई भी डिस्टेंस जो है, और वो डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रेशो मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस जो है मेंटेन रखे, ऐसे जो पॉइंट्स होंगे, ऐसे जो सरकमफ्रेंस होगी आपकी, वो एक सर्कल फॉर्म कर देती है। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बट कंडीशन क्या होती है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हर जगह से क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब बात करते हैं, देखो यहां से क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जिसकी ए बी से डिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा या डेल्टा से कम होगी। देखो अब यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि वो अंदर लिया हुआ है मैंने, तो उसकी डिस्टेंस डेल्टा से कम होगी। यहाँ पे सभी पॉइंट्स ऐसे होंगे डिस्टेंस आपके जो डिस्टेंस ए बी से क्या रखते होंगे, डेल्टा से कम रखते होंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। अब भाई डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा है ना, वहां तो आप आउटसाइड चले गए ना, डेल्टा से ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। इस सेट के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब वो नेबरहुड के अंदर भी नहीं आएगा। तो उसने क्या कहा है, उसने ऐसे पॉइंट्स को नेबरहुड का नाम दिया है जो पर्टिकुलर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि उनकी डिस्टेंसेज ए बी से क्या हो, डेल्टा हो या डेल्टा से कम हो। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये क्लियरली क्या कर रहा है, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। ये वाला जो सेट है एक सर्कल फॉर्म कर रहा है ग्राफिकली, तो इसलिए इसको उसने एज अ सर्कल नेबरहुड ऑफ ए बी कहा, क्योंकि ये भी नेबरहुड है, आपके आसपास के पॉइंट सभी क्या होते हैं, आपके नेबरहुड होते हैं। तो नेबरहुड यहाँ पे दो तरीके से हम डिस्कस किया। नेबरहुड आपकी सर्कल भी हो सकती है और आपकी स्केयर भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस फंक्शन की लिमिट के बारे में। एक्चुअली लिमिट क्या होती है, सो डिफरेंस अब हम बात करते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है। देखो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। भाई लिमिट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर ये आपको माइंड में क्लियर है तो आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी कंसेप्ट में हमें जो है मेनली फोकस करना है अभी। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सपोज फॉर इंस्टेंस आपको कोई फंक्शन दिया हुआ fx y, ये टू वेरिएबल से मैंने जनरली कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो और वो कहता है कि ऐसा कोई भी रियल नंबर, अगर हम रियल लाइन पे काम कर रहे हैं, रियल प्लेन में ही काम कर रहे हैं, हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस में, तो मेरा जो भी बाय डिफॉल्ट सभी चीजें रियल रहेंगी।
तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस एफ एक्स वाई की बात करूं कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो वो कहता है कि भाई कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, एनी, वो कहता है कि एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एल, किसी भी रियल नंबर एल को इसकी लिमिट कह देंगे आप, इज said to be, is said to be limit, is said to be limit of fxy। अब भाई ये तो कह दिया आपने, बट अंडर व्हाट कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या होंगी, वो मेन रोल प्ले करते हैं कि जिसके अंडर आपने इस एल को, किसी भी रियल नंबर एल को लिमिट कहा है अगर आपने एफ एक्स वाई की, वो कंडीशंस क्या होंगी। अब देखो कंडीशंस क्या होंगी, अब हम डेफिनेशंस के बारे में भी और ग्राफिकली अप्रोच के बारे में दोनों डिस्कशन करते हैं। तो जनरली तो हम ऐसे लिखते हैं, एंड राइट, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, राइट इट एज लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एल। अब मैं इसका मीनिंग आपको बता के चलूंगा कि इसका मीनिंग एक्चुअली है क्या। देखो डिफरेंस जो इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग है कि जो एक्स वाई है वो टेंड्स कर रहा है ए बी को। लिमिट का मतलब ही क्या होता है, लिमिट का यूज ही, नीड ही क्या पड़ी हमें, भाई जहां पे आप नहीं जा सकते वहां का हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एक, हमें ये पता है कि जस्ट हमारी एक अप्रोच है, मतलब कि जस्ट हमारी एक अजम्पशन है कि ये कहीं तो पड़ा होगा, लेकिन अगर आप कहीं इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश करोगे तो इन्फिनिटी पे चले गए आप, पहले तो जा नहीं सकते, अगर चले गए तो वहां से आगे भी आपको इनफाइनाइटी नजर आएगा। तो जहां पे हम नहीं जा सकते क्वेश्चंस, वहां पे लिमिट चली जाती है, और एग्जैक्टली नहीं जाती कभी लिमिट, लिमिट उसके आसपास चली जाती है, अप्रोक्सीमेट चली जाती है उसके। तो एक्चुअली लिमिट का कंसेप्ट इतना अच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझें आप, और उसमें बड़ी ही डिलेमा वाली कंडीशंस होती हैं। तो देखो जैसे जो एफ एक्स वाई है वो फंक्शन तो है आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो एक्स वाई है इसका क्या मीनिंग है, एक्स वाई टेंड्स टू ए बी का क्या मीनिंग है, और यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू एल का क्या मीनिंग है। देखो क्या कहता है वो कि जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे वाई बी को अप्रोच करेगा, जो एक्स वाई है डिस्टेंस, यहाँ पे मीनिंग है इसका कि जो एक्स वाई है वो ए बी के इक्वल, तो देखो कंफर्म कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना हमने, एक्स वाई ए बी के इक्वल नहीं होगा। जो x है वो अप्रोक्सीमेट a के इक्वल होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं कि जो x है वो अप्रोक्सीमेट a के इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली, और जो y है वो आपका अप्रोक्सीमेटली b के इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a। जो x है ना तो वो कभी a होगा, और जो y है ना वो कभी b होगा, उनके आसपास पड़े होंगे। ये कहता है कि जब भी आप एक्स वाई को पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट ए बी पे लेके जाओगे, तो जो एफ एक्स वाई है, जो एफ एक्स वाई फंक्शन है, वो आपको जो आंसर देगा, जो अप्रोक्सीमेट, जैसे जैसे फंक्शन जाएगा, अप्रोक्सीमेट जहां भी जाएगा उस फिक्स नंबर को आपने एल कहा हुआ है यहाँ पे, उसको फंक्शन की लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्स वाई जितना ए बी के क्लोज जाएगा, जितना डिस्टेंस एक्स, मतलब ऐसे बात करता हूँ डिस्टेंस, कि जितना डिस्टेंस एक्स वाई का, ऐसे चलता है डेफिनेशन, ये जितना डिस्टेंस एक्स वाई का ए बी से, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि एक्स वाई की डिस्टेंस ए बी से, जितना एक्स वाई का डिस्टेंस ए बी से जितना आर्बिट्रेरीली स्मॉल होगा, मतलब ये जितना कम होगा, जितना कम होगा मतलब ये सपोज करो आपका 0.1 से भी कम है, इसका मतलब क्या है डिस्टेंस, देखो इसका मतलब मैंने बताया कि नॉट इक्वल टू ए बी होगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं हम क्या होता है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि जो एक्स वाई और ए बी की डिस्टेंस है वो 0.1 से भी कम है। मान लिया सपोज करो ये पॉइंट आपका एक्स वाई पड़ा हुआ है, ये पॉइंट सपोज करो आपका ए बी पड़ा हुआ है, सपोज करो। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक्स वाई और ए बी की डिस्टेंस आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये क्या कहता है कि जब जब एक्स और वाई क्लोज आएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, जब उनकी डिस्टेंस जो है, जब वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो है कोइंसाइड कर जाएंगे अप्रोक्सीमेट, तो जो ये लिमिट है, जो फंक्शन है, वो एफ एक्स वाई भी कहाँ जाने लगेगा, एफ एक्स वाई किसी पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, उस नंबर को हम लिमिट कहते हैं एज एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी। तो एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे ये बन जाती है कि एनी रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई वेयर एक्स वाई टेंड्स टू ए बी
गिव्स एफ एक्स वाई टेंस टू एल। जो एक्स वाई है वो अप्रोच करेगा जब जब ए बी को, तब तब आपका एफ एक्स वाई भी क्लोज किसके देना चाहिए, एल के आंसर देना चाहिए वो क्लोज। तो अब हम इसको एक और पर्टिकुलर फॉर्म में फिक्स कर देते हैं कि इसको हम एक्चुअल फॉर्म क्या देंगे, डेफिनेशन क्या देंगे, जो अब तक हम क्रैम करते आए हैं डिफरेंस, वो ये क्रैम करते आए हैं हम। देखो कि वो कहता है कि भाई कोई भी आप फिक्स पॉजिटिव नंबर ले लें पहले, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। ये एप्सिलॉन जो है कोई भी आर्बिट्रेरी स्मॉल होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। तो वो कहता है कि एफ एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई टेंस टू एल एज, बहुत सारे वे में आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी वे हो सकता है बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एक्स वाई टेंस टू ए बी, ये हमने कहा। इफ कहता है इफ, ये कब होगा, ये कब होगा, इफ ये होगा इफ फोर गिवन ऐसे लिखता है, इफ फोर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि एफ एक्स वाई और एल का डिस्टेंस, एफ एक्स वाई एंड एल का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहे व्हेन एवर, लेकिन कब, व्हेन एवर जब जब आपका जो एक्स वाई है उसका डिस्टेंस ए बी से क्या रहे, आपका डेल्टा से कम रहे। ऐसे लिखे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस इसको, कि जो x का डिस्टेंस है a से अलग अलग भी ले सकते हैं, वो डेल्टा से लेस रहे, और जो y का डिस्टेंस है b से वो भी आपका स्ट्रिक्ट लेस रहे डेल्टा से। फ्रेंड्स हम इनको दोनों वे में लिख सकते हैं। अब इनका मीनिंग क्या, अब इसका डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। देखो मीनिंग एक्चुअली है क्या बच्चों, ऐसे लिखें आप या आप ऐसे लिखें, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही सेम आपको थिंग प्रोवाइड करानी चाहिए आपके माइंड में, और ये है भी एक्चुअली सेम ही। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जब भी आप एक्स वाई को ए बी पे लेके जाओगे तो एफ एक्स वाई आपको एकदम से एल पे लेके जाएगा। सो डिस्टेंस एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं आपको कि डेफिनेशन वर्क कैसे करता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये डेफिनेशन जो है रिवर्स वर्क करेगा, मतलब कैसे कि जब भी ये वाली थिंग होगी कि जब भी एक्स वाई और ए बी का डिस्टेंस जो है डेल्टा से कम रहेगा, तब तब आपको क्या मिलेगा कि जो एफ एक्स वाई है वो एल से डिस्टेंस उसका बहुत आर्बिट्रेरली स्मॉल चला जाएगा। वो भी मतलब जब भी आप एक्स वाई को ए बी पे अप्रोच करोगे तो तब तब आपको एफ एक्स वाई एल आंसर देगा। इसका मतलब समझते हैं, इसका देखो इसका यही मीनिंग है। इसका मीनिंग कैसे है ये देखो, अगर थोड़ी देर के लिए डियर फ्रेंड्स मैं यहां से इसको ऐसे आपको समझाना चाहूँ, देखो ध्यान से कि भाई इसका मीनिंग बताता हूं मैं आपको कि यहां से अगर ये है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा और ये है y माइनस बी लेस देन डेल्टा। डिफरेंस डेल्टा क्या है, आर्बिट्रेरीली स्मॉल है बट पॉजिटिव। मैंने सपोज कर लिया जो डेल्टा है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है थोड़ी देर के लिए, अभी इसको समझने के लिए। तो x माइनस ए जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, लेस देन जीरो होगा। जो y माइनस बी है वो भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेकिन हमें पता है जो ये आपका मॉडुलस वैल्यू होता है हमें पता है, बट लिखता हूं यहाँ पे, बट जो ये वैल्यू होता है मॉडुलस वैल्यू आपको ऑलवेज पॉजिटिव प्रोवाइड कराता है। ऐसे ये y माइनस बी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। तो डिस्टेंस ये लेस देन जीरो है, ये गलत। इसका मतलब तो ये x माइनस ए जो है ये क्या इंप्लाई कर देगा आपका, ये कह देगा कि ये इक्वल टू जीरो है। ये क्या कह देगा यहाँ से कि y माइनस बी भी इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से क्या आया डिस्टेंस एक्चुअली कि x जो है यहाँ से a के इक्वल आ गया और यहाँ से y जो है वो b के इक्वल आ गया। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि जो एक्स ए आया है उसका क्या मीनिंग है, जो वाई बी आया। देखो हम यहाँ से क्या लेके चले थे कि ये लेस है, डेल्टा आर्बिट्रेरी स्मॉल, जीरो नहीं है एग्जैक्टली, जीरो के आसपास है। तो मैं यहाँ से एग्जैक्टली ए लिखूं तो गलत होगा। तो ऐसे कहें अपने माइंड में कि एक्स जो है अप्रोक्सीमेट ए है, वाई अप्रोक्सीमेट बी है। अब देखो डेफिनेशन कैसे वर्क करता है, इनसे क्या मीनिंग निकला, हमें इनसे ये मीनिंग निकला कि x अप्रोक्सीमेट ए है, y अप्रोक्सीमेट b है। तो वो कहता है कि ये होगा, ये भी देखते हैं कैसे होगा। तो भैया देखो ये जो है मेरा एफ एक्स वाई, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ, यहाँ पे लिखते हैं चलो कि भैया जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई और माइनस एल, ये भी डिस्टेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन फिर से क्या होता है, आर्बिट्रेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो एप्सिलॉन को अगर मैं टेंड कराऊं जीरो पे तो एफ एक्स वाई सेम वे में माइनस एल, ये भी क्या दे देगा, लेस देन जीरो दे देगा। बट
आपका ये मॉडुलस वैल्यूज क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। तो एफ एक्स वाई जो माइनस एल है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल दे देगा। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू किसके आ गया, एल के। तो ये भी एफ एक्स वाई अप्रोक्सीमेट एल दे रहा है। तो यही तो ये डेफिनेशन कहती है कि एक्स वाई जब भी ए बी पे जाएगा, भाई पहले लिमिट ही तो पुट करोगे, जब भी एक्स वाई ए बी पे जाएगा, जब भी एक्स वाई ए बी पे जाएगा तो एफ एक्स वाई एल प्रोवाइड कराएगा। तो देखो यहां से यही तो मिल रहा है कि जब भी एक्स और वाई बी है, एक्स ए है अप्रोक्सीमेट वाई बी है, तो एफ एक्स वाई कहां जा रहा है, एफ एक्स वाई एल जा रहा है। तो मीन्स ये दोनों डेफिनेशन जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। और मैंने बताया भी इनको कि इनका मतलब ये लिखा है तो उसका मीनिंग ये समझे, अगर कहीं ये लिखा होगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको एप्सिलॉन डेफिनेशन कहते हैं, इसको आप लिमिटिंग डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की वो किन कंडीशंस में एग्जिस्ट करेगी। अगर एग्जिस्ट करेगी तो आपके किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी, और जिस पॉइंट पे जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है या नहीं है। हम बात करते हैं, अगर मैं एक फंक्शन लूं आपके लिए कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करो मैं ये दे दूं आपको प्रूव करने के लिए कि प्रूव करें आप, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन भी है आपका, प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई। ये आपको सपोज करो ये आपका जीरो प्रोवाइड करा है कि आप ये प्रूव करके दिखाएं। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसकी सभी अप्रोचेस हम इसमें क्वेश्चन में करके चलेंगे। देखो डेफिनेशन क्या थी कि भाई बाय डेफिनेशन ये था कि एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे क्या था कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा या y माइनस बी दोनों के दोनों लेस देन डेल्टा। कोई भी डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, कंपेयर करें पहले इससे। अब उसने आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया कि ये प्रूफ करना, भाई प्रूफ तो 1 सेकंड का ही है इसका। अगर हम जनरली जो इसका आंसर जो है इजीली हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो एफ एक्स वाई जो है यहाँ पे एक्स को अप्रोक्स 0 करना है, वाई को अप्रोक्स 0 करना है, तो ये आंसर क्या देगा आपको, 0 ही देगा। 0 प्लस 0 क्या होगा आपका, 0 होगा। तो डिस्टेंस ये आंसर तो सही है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें। तो हम इसको इस डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करके दिखाते हैं कि ये एक्चुअली डेफिनेशन वर्क कैसे करते हैं। देखो आप करके क्या चलेंगे डिफरेंस, यहाँ से ये वाली जो थिंग है आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये स्टार्ट करके चलें, यहाँ से स्टार्ट करके चलें और उल्टा करके दिखाएं कि ये जब तब होगा तब तब ये होगा। तो लेके आपने यहीं से चलना है। मैं लेके चलता हूं क्या, एफ एक्स वाई माइनस एल। अब अपने केस में एफ एक्स वाई क्या है डिफरेंस, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस एल। अपने केस में क्या है, वो 0 उसने दिया हुआ है कि ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आप देखिए ये किसके इक्वल आ गया, ये तो एक्स स्क्वायर, 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है डिफरेंस। और आपको ये भी पता है कि जो मॉडुलस है वो दो नंबर्स के सम को सेपरेट कर देता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर और प्लस मॉडुलस वाई स्क्वायर, ये ऐसे सेपरेट कर देता है। तो डिफरेंस अब हम बात करते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझे इसको। मैं यहाँ पे आ गया, तो आपने इसको सोल्व कब तक करते जाना है, इसको तब तक सोल्व करना है जब तक आपकी इनमें से इधर कोई भी एक फॉर्म आपको दिखे कि ये फॉर्म के पास मैं चला गया हूं, तो आप स्टॉप कर दे अपना प्रोसेस। अब देखो एक्चुअली इसका अगर मैं आपको बताऊं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है स्क्वायर नेबरहुड। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, एक्स वाई की ए बी से डिस्टेंस कैसे होगी कि भाई एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। यही तो मीनिंग है इसका। तो डिस्टेंस क्या आप इस थिंग के करीब है या नहीं। देखो भाई मॉडुलस है, मॉडुलस ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन स्क्वायर भी क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं सेम ही थिंग है, क्योंकि स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ए बी की प्लेस पे हमारा कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे डिफरेंस मैं बता दूं, ए हमारा यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 0 है। तो मैं इसको इस फॉर्म में डालूंगा। देखो तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स माइनस 0 लिख सकता हूँ इसको मैं लिखता हूँ y माइनस 0 होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए डिफरेंस यहाँ पे अपना मुझे जो है इतना मिल गया। अब इतना मिल गया तो अब आप डायरेक्ट कह दें यहाँ से कि नाउ, देखो ये कहेंगे अब हम नाउ कि भैया एफ एक्स वाई माइनस एल
मीन्स क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। मैंने कहा कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? देखो आप अपने आप से ये लेके चले थे आप, ये आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, फाइनली आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप फाइनली पहुंच चुके हैं। तो ये लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तभी तो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने कहा इफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ये कहा मैंने। भाई देखो अब दोबारा समझते हैं इसको। एफ एक्स वाई माइनस लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन कब होगा? यदि इफ अगर आपका ये लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये इसी के इक्वल है, भाई ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ऑटोमेटिकली ये तो चला ही जाए। तो जब भी ये होगा तभी ये होगा। अब आपको एग्जैक्टली ये फॉर्म बनानी है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ, ऐसे कह दे इसको, स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड, एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर लेस देन, दोनों साइड स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे अंडर रूट एप्सिलॉन होगा। अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। और नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस इसको आप नाम दे दे कि दैट इज इफ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेस देन डेल्टा, वेयर जो डेल्टा है आपका वो क्या है? आपका अंडर रूट एप्सिलॉन है। और वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का डिस्टेंस अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब देखते हैं डेफिनेशन जो है हमारी वो कैसे वर्क कर रही है डिस्टेंस। देखो यहाँ पे भाई यही तो फॉर्म आ गई है, एक्स वाई माइनस ए बी। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स वाई माइनस 0 0 लेस देन डेल्टा। डेल्टा क्या मिला हमें? देखो वो क्या कहता था डेफिनेशन में कि फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कि एप्सिलॉन तो हम लेके चलेंगे भाई, एप्सिलॉन तो हम खुद मान के चले हैं, इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन मान लिया, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिला? डेल्टा मिला। डेल्टा क्या होगा? अंडर रूट एप्सिलॉन। डेल्टा भी क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था। जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे? प्योरली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी हम बात करेंगे आगे आगे चल के, जो कंसेप्ट आएंगे कि डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पर कंडीशंस बन जाए। बहुत मजे से हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कशंस, आप देखते रहें। तो ये जो थिंग है यहाँ पे, मेरे बताने का मीनिंग ये है कि डेल्टा हमारा हमें मिला है। डेल्टा क्या मिला हमें? अंडर रूट एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी ये होगा तो ऑटोमेटिकली ये मिलने वाला है आपको। जब भी ये होगा तो ऑटोमेटिकली ये मिलने वाला है आपको। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये डेफिनेशन है ये एक्चुअली वर्क कर रही है फंक्शंस में। तो जब ये डेल्टा आपको एग्जिस्ट कर गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका प्रूव हो गया। डियर फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक और फंक्शन लेके चलता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी एग्जाम्पल आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मैंने लिया कि एफ एक्स वाई, सपोज करो ये दे दिया आपको, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/5, वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। जो एक्स वाई है आपके वो क्या है? आपके नॉट इक्वल टू 0 है। और वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाएं, प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है कि ये प्रूफ कर दिया। डियर फ्रेंड्स आप फर्स्टली तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और बन जाता है कि जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि जो फंक्शन है टू वेरिएबल का, जैसे सपोज करो कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे एफ एक्स वाई लिया हुआ है, तो जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं ए बी पे, तो इस ए बी पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता। देखो लिमिट का जो कंसेप्ट है यही डिफरेंस है लिमिट और कंटिन्यूटी में, आगे आके आएगा भी, कि जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकता है और डिफाइन नहीं भी हो सकता। ये ऐसा ही एग्जांपल है डिस्टेंस। देखो यहाँ पे अगर आप एक्स वाई की बात करें फंक्शन की इसकी, तो एक्स वाई क्या है? टेंस टू 0 0 है। तो क्या 0 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है? नहीं है, क्योंकि साइन 1/0 साइन इनफिनिटी साइन 1/0 साइन। तो ये ऐसा फंक्शन है आपका, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ये फंक्शन जो है एक्चुअली 0 0 पे डिफाइंड नहीं है। बट यहाँ पे देखो कहा हुआ है कि इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर भी जो है वो यूनिक है, 0 होगा। ये भी एक थ्योरम है डिस्टेंस हमारे पास, कि जो फंक्शन है वो भी करेंगे हम, कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो यूनिकली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो इसका 0 है। तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो जरूरी नहीं है जिस पे लिमिट चेक कर रहे हैं वहां पे डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी डिफाइन हो सकता।
तो इसका जो सोल्यूशन है वो करते हैं हम। तो डियर फ्रेंड्स यहां पे क्या लेके चलूंगा मैं कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस क्या है आपका एल काम कौन कर रहा है, जीरो काम कर रहा है, इक्वल टू क्या होगा ये, इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/y। इसके लिए मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूं, बड़ा मजा आने वाला है आपको कि एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, ऐसे लेके चलते हैं, व्हेनेवर एक्स वाई का डिफरेंस फ्रॉम ए बी क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा हो, या तो ये हो या ऐसे हो कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा, इनमें से कोई भी फॉर्म आपने लानी। देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, जब भी आप इसको लेके चलें, लेके इसको चलेंगे, एफ एक्स वाई आपको ये दिया हुआ है, एल यहाँ पे आपको जीरो दिया हुआ है। जब भी ये लेके चलेंगे, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको आप आइदर दिस फॉर्म में कन्वर्ट करें और आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखो आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये फॉर्म एक्चुअली जानी है वो किस में जानी है। देखो आप रफ में अपना माइंड लगाएं थोड़ा सा कि भाई इसको जो हम ए कौन है जीरो, बी कौन है जीरो, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि या तो ये हो एक्स वाई माइनस जीरो जीरो, या तो ये हो, या आप ये दिखाएं कि एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, वाई माइनस जीरो लेस देन, इनमें से एक फॉर्म लेके आए कोई सी। अब देखो क्या आपको यहाँ पे साइन नजर आ रहा है, मीन्स आपको साइन यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। हमें पता है कि मॉडुलस जो प्रॉपर्टी होती है लेस देन इक्वल टू सेपरेट हो जाती है, तो मॉडुलस एक्स साइन 1/x प्लस मॉडुलस वाई साइन 1/y, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे पता है कि जो मॉडुलस प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट पे आपकी सेपरेट हो जाते हैं इक्वालिटी के साथ, कि x का मॉडुलस अलग, साइन 1/x का मॉडुलस अलग, प्लस y का मॉडुलस सेपरेट और साइन 1/y का मॉडुलस सेपरेट, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। उसके बाद मैं लिखूंगा इसको लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x इंटू 1 प्लस मॉडुलस y इंटू 1। ये हमें पता है कि जो मॉडुलस साइन थीटा होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मॉडुलस कोस थीटा वो भी क्या होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका यही मीनिंग है, इसका भी मीनिंग यही है कि कोस थीटा जो है -1 और 1 के बीच में लाई करती है, कि मॉडुलस अगर मैं हटा दूं, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, देखो मैं इसका भी बता दूं कि इसका मीनिंग वही है कि साइन थीटा लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ए लेस देन इक्वल टू बी अगर कहीं लिखा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -b, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आपका साइन है और ये बी आपका -1, तो वही हुआ ना, साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आ गया मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। देखो डिस्टेंस आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा बनता नजर आ रहा होगा, ऐसा ऐसा कि मॉडुलस x बट बीच में प्लस है, उसको हटा देंगे अभी, मॉडुलस x है मॉडुलस y, क्योंकि यहाँ से तो ये तो इस तरह की फॉर्म तो आने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ से तो सीधा सीधा सा मतलब है कि इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हो ना, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे ऐसे बनता है। तो स्क्वायर रूट हमें ये मैं सेकंड वाली अप्रोच करूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे कि भाई मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, इसको कैसे करें। अब मैंने इस एक्चुअली मैं यहाँ तक आ गया, तो अब यहीं पे स्टॉप कर दें, अब डायरेक्ट लिख दें आप कि नाउ क्या लिखेंगे कि आपका एफ एक्स वाई -0 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ, कब होगा ये, जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये क्या है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये सेपरेट चाहिए अलग अलग, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ मॉडुलस x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कोमा मॉडुलस y लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। देखो आप अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y और एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। सो डियर फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट टाइम में इसको डेल्टा नाम दे दूंगा, if मॉडुलस x लेस देन डेल्टा मॉडुलस y लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या आया है आपका, डेल्टा आया है आपका डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। सो डियर फ्रेंड्स, डेल्टा क्या है यहाँ पे आपका एप्सिलॉन बाय 2। अब आप इसको देखें जरा, ये वाला डेफिनेशन वर्क कर रही है क्या भाई,
जब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। तो वही डेफिनेशन कहती है ना कि जब जब ये होगा तभी तभी आपको ये मिलेगा। तो जो डेल्टा मिला है यहाँ पर आपको वो एप्सिलॉन बाय 2 मिला है। अब कई क्वेश्चंस में क्या होता है, डेल्टा जो है एग्जैक्टली एप्सिलॉन के इक्वल भी मिल जाता है। तो उसमें कोई हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली थी उसने कि डेल्टा जो है वो आपका कोई एप्सिलॉन नहीं हो सकता या पर्टिकुलर ये होगा। तो डेल्टा क्या हो सकता है आपका, कोई भी आर्बिट्रेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, क्योंकि एप्सिलॉन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए आपका डेल्टा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो एग्जैक्टली एप्सिलॉन आ जाए, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो जब भी मैं एप्सिलॉन से लेस लेके चल रहा हूं तो मुझे एकदम से क्या मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है कि ये डेफिनेशन आपकी, इसका मतलब क्या होगी, ये जो रिजल्ट है आपका इसका मतलब ये ट्रू है। तो यहाँ पे आपने इस एग्जांपल के थ्रू देखा कि जो फंक्शन है वो एक्चुअली 0 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट उसकी लिमिट जो है येट देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो ऐसा भी आपके पास आ सकता है। तो यही कहते हैं आप ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ठीक है, यही ब्यूटी ऑफ मैथ्स है। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी देता हूं नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, मोस्ट इंटरेस्टेड रहने वाले हैं आपके लिए। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल्स। और स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप की लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, वो मेरे टच में रहे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, डियर फ्रेंड्स आप शेयर करें, सपोर्ट करें। और जैसे आपने पिछली वीडियोस को प्यार दिया है ऐसे इस वीडियो को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।